नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हम लोग सेशन की शुरुआत 2 शब्द मोटिवेशनल कोट से करेंगे। तो आए यहाँ देखिए 4 लाइनें सुंदर से लिखी गई हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मतलब आपने अगर संकल्प बना लिया है सफल होने का, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चित ही सफल होकर आएंगे। और इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। निश्चित ही इस सेशन से आपको लाभ होने वाला है। आए हम लोग पहला प्रश्न देखें। यहां देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया? तो विकल्प के रूप में पहला दिया गया है 1 जुलाई, दूसरा दिया गया 27 जून, तीसरा दिया गया 30 जून और चौथा दिया गया 2 जुलाई। तो यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह होगा 1 जुलाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये विधान चंद्र राय के योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। और ये कब से प्रारंभ किया गया? 1991 ईस्वी से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और तब से यह मनाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें विधान चंद्र राय जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के द्वारा 1961 ईस्वी में इनको सम्मानित किया जा चुका है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि भारत रत्न कब से दिया जाना प्रारंभ किया गया? तो 1954 ईस्वी से भारत रत्न दिया जाना प्रारंभ किया गया। और पहले भारत रत्न के पुरस्कार को सम्मानित होने वाले 3 व्यक्तियों में क्रमशः सीवी रमन जी, साथ राजगोपालाचारी जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगर हम बात करें विधान चंद्र राय जी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, और कि पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल जो रहा है वो विधान चंद्र राय जी का रहा है। अब यहां पर दिवस से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब जैसा कि जून माह से हम लोगों ने बार बार बहुत महत्वपूर्ण दिवसों को पुनः रिकॉल किया है, तो उस आधार पे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जिसकी थीम थी ओनली ऑन अर्थ, केवल पृथ्वी। साथ ही साथ अगर हम बात करें 7 जून के बारे में, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम जो है वह आपका है मानवता के लिए योग। जबकि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम 2022 की फैमिली डॉक्टर ऑन द फ्रंट लाइन, ये 2022 की थीम है। अगर हम बात करें यही 30 जून के बारे में मित्रों, तो 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 27 जून को अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए यहां दिया गया, हाल ही में किस भारतीय राज्य में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया? विकल्प के रूप में पहला केरल, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान, चौथा कर्नाटक। तो यहां जो सही विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर डी सही होगा। कर्नाटक राज्य के बेंगलोर से वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया। यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डेयरी एवं पशुधन प्रसार मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य है पशुओं के नस्लों में सुधार, यह इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही कि वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था, तो सबसे पहले उत्तराखंड में यह योजना चल रही थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें यही कर्नाटक राज्य से, तो कर्नाटक राज्य से ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो शरावती नदी पर स्थित है। जोग या गरसप्पा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि कोलार की खान
कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और इसका संबंध किस राज्य से है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था और इसका संबंध कर्नाटक राज्य से है। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें बिहार से, तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के रूप में बिहार सर्वाधिक गरीबी की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर है। अगर हम बात करें यही केरल से संबंधित, तो मेडिसिप योजना का हाल ही में प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो वो केरल राज्य के द्वारा किया गया। साथ ही सोलर प्लांट का भारत का सबसे बड़ा बैक वाटर सोलर प्लांट परियोजना भारत के किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो भारत के केरल राज्य में प्रारंभ की गई। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन कहां गया? अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीएसटी काउंसिल से जब भी ऐसी बैठकें आयोजित की जाती है मित्रों, तो आने वाली परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहां देखें, विकल्प के रूप में पहला दिया गया है केरल, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा नई दिल्ली। तो यहां सही विकल्प जो आपका है ये चंडीगढ़ है। अब चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक की गई। अब यहां पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंडीगढ़ में किया जाने वाला जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक थी क्रम के आधार पे? तो वो 47वां था। अब यही जीएसटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर देखें जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी गुड सर्विस टैक्स जो है, इसका फुल फॉर्म है जीएसटी का गुड सर्विस टैक्स। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि ये किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी समिति की स्थापना किया गया था, तो ये विजय केलकर समिति के आधार पर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ। और यह किस प्रकार का टैक्स है? तो यह अप्रत्यक्ष टैक्स है। साथ ही साथ यह किस सूची में सम्मिलित है? तो समवर्ती सूची का विषय है। अगर हम बात करें कि राज्य व्यवस्था में जीएसटी को किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है, तो अनुच्छेद 246A में जीएसटी को अंकित किया गया है। जबकि जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल की बात अगर हम करें, तो अनुच्छेद नंबर 279A में क्या वर्णित है? तो जीएसटी काउंसिल वर्णित है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जीएसटी जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? तो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। ये अत्यंत ही जीएसटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनके स्लैब के बारे में अगर जाने तो 5% से लेकर अधिकतम स्लैब जो है वो 28% तक का है। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर हम चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जाने, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? तो ली काबूसियर जो थे वो चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। आइए दोस्तों, ये अगला प्रश्न हम लोग देखें। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विकल्प के रूप में पहला दिया गया अलका मित्तल, दूसरा धृति बनर्जी, तीसरा मनोज जैन और चौथा दिया गया संदीप कुमार गुप्ता। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर डी होगा, संदीप कुमार गुप्ता। अब यहां हम बात करें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम गेल के नाम से जानते हैं। अगर बात करें इसकी स्थापना की, तो 1984 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि संदीप कुमार गुप्ता जी ने किसका स्थान लिया, तो मनोज जैन जी के स्थान पर मनोज जैन
मनोज जैन जी के स्थान पर नए अध्यक्ष के रूप में संदीप कुमार गुप्ता जी गेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। अगर हम बात करें यहां पर गेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कि भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो महारत्न कंपनियों के रूप में कुल 11 महारत्न कंपनियां हैं। और हाल ही में कौन सी कंपनी जो है महारत्न की दर्जा प्राप्त की है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 11वीं महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा प्राप्त की है। साथ ही साथ नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, तो नवरत्न कंपनियां जो हैं ये 14 हैं। अगर हम यही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें दोस्तों, तो अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अलका मित्तल जी को। जबकि धृति बनर्जी जी जो हैं ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो धृति बनर्जी जी को। और अगर हम बात करें सेबी की, तो पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की गई है माधुरीपुरी बुच। अगर जेएनयू की पहली महिला कुलपति के बारे में बात करें, तो शांति धूलीपड़ी जी को पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया। और अगर हम बात करें एचपीसीएल के प्रमुख के रूप में, तो एचपीसीएल के प्रमुख के रूप में पुष्प कुमार जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में स्टॉकहोम +50 का आयोजन कहां किया गया। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पर्यावरण की दृष्टिकोण से, और पर्यावरण के परिक्षेत्र में यह प्रश्न निरंतर विभिन्न परीक्षाओं में बना हुआ है। तो इसका आंसर देखें हम, विकल्प के रूप में पहला दिया गया अफ्रीका, दूसरा कनाडा, तीसरा इटली, चौथा दिया गया स्वीडन। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा मित्रों, यह होगा स्वीडन। अब स्वीडन की राजधानी क्या है, तो स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है, और इसका आयोजन कहां किया गया, स्वीडन में किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम क्रम वाइज देखते हैं। अगर हम बात करें पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किस सम्मेलन को कहा जाता है, तो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा सन 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम में होने वाले सम्मेलन को कहा जाता है। और इसी के आधार पर प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अगर हम बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1980 ईस्वी में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। जबकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। ये तीनों अधिनियम जो हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं, और लगभग हर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बने हुए हैं। अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का शहर है। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहां से भी प्रश्न बना हुआ है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील का शहर है। और इसी के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए 5 वर्ष बाद 1997 ईस्वी में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वह भी रियो में हुआ। और 1997 के कार्यों का पुनः मूल्यांकन करने के लिए तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जो 2002 में, और यह भी रियो डी जेनेरियो में हुआ। और यहीं पर रियो 20 के नाम से भी प्रश्न पूछा जाता है। रियो प्लस 20 का आयोजन कहां किया गया, वो भी रियो डी जेनेरियो में किया गया और 2012 में किया गया। और यहां बात हो रहा है
+50 का। तो पहला सम्मेलन जो 1972 ईस्वी में हुआ था, अगर इसमें 50 वर्षों को जोड़ दिया जाए तो इसका जो आंकड़ा होगा वो स्टॉकहोम 50 का होगा। और उसी सम्मेलन को पुनः स्वीडन में किया गया और स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आप बार बार रिकॉल करेंगे और अगर विगत परीक्षाओं का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो यहां से आपको लगातार प्रश्न मिल जाएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स के आधार पर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर किसे चुना गया? तो यहां देखिए, पहला दिया गया फुगाकू, दूसरा दिया गया लूमी, तीसरा दिया गया फ्रंटियर, चौथा दिया गया परम सिद्धि। तो यहां जो सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी होगा। और फ्रंटियर जो यूएसए का सुपर कंप्यूटर है, ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले जो था ये जापान का फुगाकू जो है ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था। और यहां पर दूसरे स्थान पे जापान का फुगाकू है। अब पहले स्थान पे आपका फ्रंटियर हो गया, दूसरे स्थान पे जापान का फुगाकू और तीसरे स्थान पे आपका लूमी है। ये फिनलैंड का है। साथ ही साथ अगर हम बात करें परम सिद्धि की तो ये भारत का है और इसका स्थान 111वां है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आइए इसी क्रम में हम लोग एक प्रश्न और भी जाने कि सुपर कंप्यूटर जो बात हो रही है सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर को कहा जाता है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? अब यहां देखिए, पहला दिया गया जुल्फिकार, दूसरा दिया गया तपन कुमार डेका, तीसरा दिया गया सतीश रेड्डी, चौथा दिया गया है शोभना। अब यहां पर जो सही आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा। जुल्फिकार जी को भारतीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां से नियुक्तियों से आधारित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है। तो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार नियुक्तियों से प्रश्न बने हुए हैं। तो कुछ हाल फिलहाल के दिनों में जो नियुक्तियां हुई हैं उनको हम पुनः रिकॉल कर लें। जैसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार जी को। साथ ही साथ भारत के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय कुमार सूद। साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय मोहन क्वात्रा जी को। अगर हम बात करें कि हाल ही में जो नीति आयोग है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। साथ ही साथ अगर नीति आयोग के सीईओ के बारे में बात करें तो परमेश्वरन अय्यर जी को। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें भारत के भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, तो अनिल खन्ना जी को नियुक्त किया गया।
और अगर हम बात करें इसरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसरो के प्रमुख के रूप में सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है। और डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर सतीश रेड्डी जी को नियुक्त किया गया है। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के रूप में के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया। ये नियुक्तियों से महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 के पहले संस्करण के लिए चुना नहीं गया। अब यहां विकल्प में नहीं दिया गया है, तो विकल्प के रूप में पहला दिया गया है यस कृष्णा, दूसरा दिया गया है NR नारायण मूर्ति, तीसरा दिया गया है प्रकाश पादुकोण और चौथा दिया गया है अनुराग ठाकुर। तो यहां विकल्प जो हमारा सही होगा, अनुराग ठाकुर जी को कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सम्मिलित नहीं किया गया है। अब ये किस राज्य के द्वारा या किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, तो कर्नाटक सरकार के द्वारा यह दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब यहीं से अगर हम बात करें मित्रों, हाल फिलहाल के दिनों में हमने दैनिक समसामयिकी की सीरीज में ही पढ़ा था कि भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया है। जबकि कोविड चैंपियन का पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है, तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया है। अगर हम इसी को विश्व के लेवल में देखें, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कतर दोहा का है, इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कार दिया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया गया? यहां देखिए नाम दिया गया, पहला पिनाका, दूसरा अभ्यास, तीसरा प्रोजेक्ट 75, चौथा दिया गया मित्रों इनमें से कोई नहीं। तो यहां सही विकल्प आपका विकल्प नंबर बी होगा। अभ्यास जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया। और ये कहां से किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा किया गया मित्रों? तो डीआरडीओ के द्वारा। अब यही डीआरडीओ से संबंधित जाने तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था और वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं। और अगर हम यही बात करें पिनाका क्या है, तो ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, एक व्हीकल है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 के रूप में, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां जो हैं उनका संयुक्त नाम जो है वो प्रोजेक्ट 75 है। आइए इसी क्रम में हम इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हाल ही में एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 20 शहरों में कौन सा शहर नहीं है? इस नहीं वाले पोर्शन को आप पर ध्यान देना है क्योंकि यहां से गलत होने का चांस अत्यधिक होता है। तो यहां देखिए पहला दिया गया है बेंगलोर, दूसरा दिया गया है दिल्ली, तीसरा दिया गया है हैदराबाद, चौथा दिया गया है इंदौर। तो यहां जो सही विकल्प आपका होगा कि इंदौर, चौथा विकल्प नंबर डी जो होगा यह सही नहीं है। जो एक्टिव कैपिटल एशिया पैसिफिक राइजिंग कैपिटल इन अनसर्टेन टाइम्स के अनुसार भारत के 4 शहर हैं। कौन कौन से हैं? तो बेंगलोर है, दिल्ली है और हैदराबाद है और मुंबई है। ये 4 शहर जो हैं ये इसमें शामिल हैं, जबकि इंदौर शामिल नहीं है। अभी हाल फिलहाल के दिनों में विश्व में सबसे सर्वाधिक सुरक्षित रहने योग्य शहरों की सूची आई है, तो उसमें विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जो कि सर्वाधिक सुरक्षित है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जो है ये विश्व में सबसे सुरक्षित रहने योग्य स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसमें दिल्ली का स्थान 141वें स्थान पे है, जबकि मुंबई का स्थान यहां पर 142वें स्थान पे है। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण डाटा है। अगर हम रिकॉल कर पा रहे हो तो क्रिएटिव सिटी के रूप में किन शहरों को चुना गया है? तो जम्मू कश्मीर को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है।
और ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में किन दो शहरों को चुना गया है? तो हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया गया। ये प्रश्न जो है निश्चित ही आपको सफलता दिलाएंगे मित्रों, और इन्हीं प्रश्नों के साथ आपको पुनः एक बार ऊर्जावान बनाए रखने के लिए, जिससे आप निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति बने रहें। देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब अगर आपने सपना देखा है तो उसको साकार करने की आपकी जो कोशिशें हैं वो निरंतर होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा आप फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और लास्ट में, अगर आपको इस सेशन से जरा भी लाभ हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।